और फिर कोरोना वायरस की बीमारी तेजी से दुनिया भर में फैल गई। सभी प्रकार के जीवित प्राणी, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, इसकी चपेट में आ गए। और जब तक कि इंसानों को इस वायरस के इलाज का पता चल पाता, बहुत देर हो चुकी थी। इस बीमारी के इन्फेक्शन की वजह से पूरी दुनिया में मृत्यु दर 30% तक पहुँच गई। 3 महीने के अंदर अंदर अगर जानवरों की मौत को हटा भी दें, तब भी पूरी दुनिया में करीब 2 अरब लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 5 अरब लोग ही अपने आप को इस वायरस से बचा पाए थे। इन 3 महीनों में पूरी दुनिया का हाल बेहाल हो गया था। लेकिन इस दौरान ये जो 5 अरब लोग बचे थे, उन्होंने महसूस किया कि इनका शरीर मजबूत हो गया है। सभी में शक्ति, तेजी, शरीर में विकास और त्वचा की शक्ति 2 गुनी हो गई थी। और साधारण इंसान भी किसी भी पुराने वर्ल्ड चैंपियन को आराम से रनिंग और वेट लिफ्टिंग में हरा सकता था। और फिर बर्बादी शुरू हो गई। जो इंसान अब तक आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, शक्तिशाली होना शुरू हो गए। और जो जानवर इस कोरोना वायरस से बच गए थे, वे और भी खतरनाक हो गए थे। उनकी शक्ति इंसानों से भी ज्यादा हो गई थी और कुछ तो हद से ज्यादा खतरनाक हो गए थे। सितंबर 2022 में समुद्री जानवरों ने इंसान पे हमला करना शुरू कर दिया और चारों तरफ बस खून ही खून बहने लगा। इंसानों और जानवरों की इस लड़ाई में इंसानों ने महसूस किया कि उनके हथियार, जिन पर उन्हें इतना गर्व था, वो सिर्फ एक आम जानवर पर ही काम कर सकते हैं। इन खतरनाक जानवरों को किसी भी तरह के हथियार से कोई डर नहीं था, फिर वो चाहे तोप या बंदूक की गोली ही क्यों न हो। कोई भी चीज उनका बाल बांका नहीं कर पा रही थी। और जब इंसानों ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया, तब जाकर उन्हें समझ आया कि इन जानवरों में खुद को बचाने की क्षमता इंसानों से बहुत ज्यादा है। सिर्फ वही जानवर मर पाए जो ब्लास्ट के दायरे में थे। उसके आसपास के जानवर को कुछ भी नहीं हुआ। उस बम की शक्ति उतनी नहीं थी जितनी इंसानों को उम्मीद थी। भले ही उस न्यूक्लियर बम ने कई जानवर मार गिराए, लेकिन उससे निकली रेडिएशन से कई और खतरनाक जानवर पैदा हो गए। और उस समय का सबसे खतरनाक और सबसे मशहूर जानवर था गुलाबी भेड़िया, जो उड़ सकता था और साथ ही साथ हजारों लोगों को एक साथ मार भी सकता था। और उस वक्त लोगों को एहसास हुआ कि रेडिएशन की वजह से ऐसे और खतरनाक जानवर पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से खतरनाक जानवर पैदा हो रहे थे, तो इंसानों में से भी योद्धा पैदा हो रहे थे जो इन जानवरों का मुकाबला कर सके। गुलाबी भेड़िए को भी एक महाशक्तिशाली योद्धा ने मार गिराया, जिसे तूफान के नाम से जाना जाता है। और इस तरह इन योद्धाओं ने ऐसे मुश्किल समय में इन जानवरों से लड़कर कई लोगों की जान बचाई। रक्षित शेरगिल नाम के एक वैज्ञानिक ने इन जानवरों के मुर्दा शरीर को इस्तेमाल करते हुए उसमें ब्लू गोल्ड नाम का एक धातु, जो कि चांद पर पाया जाता है, मिलाकर एक नया मिश्रित धातु बनाया, जो हीरे से भी ज्यादा ठोस था। और उसका नाम उन्होंने रक्षित धातु रखा। इस धातु से बने हथियार से सभी योद्धाओं ने आसानी से इन जानवरों को खत्म करना शुरू कर दिया। इतिहास का यह हिस्सा अभिमन्यु के दिमाग में आईने की तरह साफ था। और इस लड़ाई के दौरान शहर का काफी हिस्सा बर्बाद हो गया। एशिया में 6 बड़े केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के भोजन का इंतजाम किया गया। हमारे देश भारत और चाइना में सबसे ज्यादा योद्धा हैं। और तकनीक के मामले में अमेरिका, यूरोप और रशिया आगे है। और क्योंकि समुद्री जानवरों की तादाद ज्यादा थी, इसीलिए सभी समुद्री देश तबाह हो गए। समुद्री जानवरों ने अभी भी समुद्र पे कब्जा जमा रखा है। इंसानों और जानवरों की इस लड़ाई में जो देश अपने आप को अभी तक बचा पाए हैं, वो है चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया और हमारा भारत देश। बाकी सारे देश बहुत पहले ही तबाह हो गए थे। इसीलिए मुश्किल दौर में इन 5 देशों को केंद्र में रखते हुए यूनाइटेड अर्थ फेडरेशन नाम की एक संस्था स्थापित हुई, जिसने कई इंसानी बस्तियों को बनाने में लोगों की मदद की। अभिमन्यु चाहे जितनी बार भी इस घटना के बारे में पढ़ ले, हर बार उसे वैसे ही आश्चर्य होता है जैसे पहली बार हुआ था। इंसानों और जानवर की ये लड़ाई, जो 5.5 साल तक चली थी, अब तक के सबसे खतरनाक लड़ाई कही जाती है। इस लड़ाई में करीब 3 अरब लोगों की जाने गई थी। सिर्फ इन 5 देशों के लोग ही अपने अपने देश में सुरक्षित तरीके से हैं। बाकी देशों के बचे हुए लोग आज भी अलग अलग हैं। जमीन पे इंसानों ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। समुद्र में भी कई खतरनाक जानवरों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। 2019 से 2027 तक ये 8 साल का समय इतिहास में निर्वाणा पीरियड के नाम से जाना जाता है। अभिमन्यु लंबी सांस लेते हुए वापस सोफा पे बैठ गया और तभी
पूरे घर में घड़ी के घंटे बजने की आवाज गूंज गई और उसके 5 बार बजने से उन्हें मालूम चला कि शाम के 5 बज गए हैं। निर्वाणा पीरियड। भाई सच बताऊं तो मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि हमारी दुनिया इस निर्वाणा पीरियड से पहले कैसी थी। कुल मिलाकर 200 देश थे तो कितने सारे लोग रहे होंगे ना, तकरीबन 7 अरब। कुछ देश तो कितने ज्यादा खतरे में रहे होंगे, सिर्फ एक जानवर पूरे देश को खत्म कर देता था। यश ने अचंभे से कहा, हाँ, इसीलिए अब पूरी दुनिया में बस यही 5 देश और 23 शहर रह गए हैं। यश ने हामी भरते हुए कहा, पूरी दुनिया में बस 5 देश थे, चाइना, इंडिया, अमेरिका, यूरोप और रशिया। साउथ अमेरिका और अफ्रीका को मिलाकर 23 शहर बनाए गए। भारत में इस समय 6 बड़े शहर हैं और अभिमन्यु का घर जोगेश्वरी इलाके में है, जो कि मुंबई के 8 बड़े इलाकों में से एक है। पूरे मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जिसमें जोगेश्वरी की पॉपुलेशन ही करीब 10 लाख है। कितना वक्त बीत गया। वक्त 2056 चल रहा है। निर्वाणा पीरियड को बीते 30 साल के आसपास हो गए और आज के समय में सभी को द्रोणा में ट्रेनिंग लेना जरूरी हो गया है। अब हम 30 साल पहले के जैसे कमजोर नहीं रहे, बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, है ना? यश ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जिस पे अभिमन्यु ने बस सिर हिलाकर हामी भरी। वाकई में पिछले 30 सालों में कई योद्धाओं ने जन्म लिया है और साथ ही साथ हमारी तकनीक में भी बहुत तरक्की हुई है। पर यह भी सच है कि पिछले 30 सालों में कई खतरनाक जानवरों ने भी जन्म लिया है। दोनों भाई बात कर ही रहे थे कि दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का जोड़ा दरवाजे से अंदर आया। दरवाजे से अंदर आने वाले आदमी की शर्ट पसीने से भीगी हुई थी और उसके पैंट पर कुछ दाग भी थे। उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वह बहुत थका हुआ है। उनके साथ आई महिला, जो कि कद में छोटी थी, अपने हाथ में एक टोकरी लिए हुए थी जिसमें सब्जी और मटन था। डैड, मॉम। अभिमन्यु तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अंदर आने वाला ये जोड़ा अभिमन्यु के माता पिता थे। अरे अभिमन्यु, पढ़ो पढ़ो, मेरे लिए ज्यादा परेशान मत हो बेटा, मिस्टर खुराना ने हंसते हुए कहा। उन्हें पता था कि उनके बेटे के एग्जाम्स नजदीक हैं, इसीलिए उसकी पढ़ाई उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। मिस्टर खुराना ने साइड में देखा तो पाया कि पानी की एक बोतल पहले से ही भरी हुई थी और उन्हें पता है कि अभिमन्यु ही उनके लिए रोज ये बोतल भरकर रखता है। इसीलिए जब भी वो इस तरह से पानी की बोतल पहले से ही भरी हुई देखते, उन्हें बहुत खुशी होती है। पूरे दिन का काम करने के बाद वो घर आकर सबसे पहले इस बोतल का सारा पानी एक सांस में पी जाते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। अरे जल्दी से जाकर नहा लो भाई, तुम्हारे पास से पसीने की बदबू आ रही है, मिसेस खुराना ने हंसते हुए अपने पति से कहा, जिसे सुनकर मिस्टर खुराना बहुत जोर से हंसे और तुरंत नहाने के लिए घर के उस छोटे से हिस्से में चले गए जिसे वह लोग सालों से बाथरूम कहते हैं। अभिमन्यु, यश, आज मॉम तुम लोग के लिए रोस्टेड मटन बनाएगी, मिसेस खुराना ने किचन में जाने से पहले अपने दोनों बेटों से कहा, जिसे सुनकर यश बहुत खुश हो गया और उसे खुश देखकर अभिमन्यु भी बहुत खुश हो गया। जैसे ही अभिमन्यु ने अपनी माँ को एप्रन पहनकर खाना बनाते हुए देखा, वो समझ गया कि रोज की तरह आज भी उसकी माँ शाम में काम करने के बाद सारी खरीदारी करके आई है, क्योंकि शाम में सब्जियों के दाम सुबह के मुकाबले कम रहते हैं। हालांकि शाम में सुबह की तरह ताजी सब्जी नहीं मिलती है, पर फिर भी वो लोग इसमें गुजारा कर लेते हैं। अभिमन्यु की नजर फिर बाथरूम की तरफ पड़ी और उसने सोचा, मुझे जल्द से जल्द योद्धा की उपाधि हासिल करनी ही होगी, ताकि मॉम को शाम में सामान लाने ना जाना पड़े और डैड को इतना काम भी ना करना पड़े। अभिमन्यु का एक ही सपना था, अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देना, जहाँ उन्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। अभिमन्यु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मिस्टर खुराना नहाने के बाद अभिमन्यु से बोले। जी डैड, अभिमन्यु अपने पिता की तरफ देखते हुए बोला। देखो बेटा, वैसे तो आज तक मैंने तुमसे नहीं पूछा कि हाई स्कूल के बाद आगे के लिए तुम्हारा क्या प्लान है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने आगे के लिए क्या सोचा है। मिस्टर खुराना आमतौर पे इन सब चीजों के बारे में अभिमन्यु से बात नहीं करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अभिमन्यु किसी भी तरह के दबाव में आए, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा कितनी मेहनत करता है। मिस्टर खुराना की बात सुनकर किचन में खाना बना रही मिसेस खुराना का ध्यान भी बाप बेटे की बातों की तरफ चला गया। आखिर दोनों माँ बाप को अपने बेटे की चिंता थी। डैड, मैं सोच रहा था कि जैसे मेरे मार्क्स हैं
उस हिसाब से मुझे मुंबई के नंबर 1 मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा। और अब तो मेरे पास द्रोणा की श्रेष्ठ उपाधि भी है, तो वहाँ पर मुझे एक ऑफिसर की तरह ही ट्रेनिंग दी जाएगी और इस तरह से आप दोनों को भी एक घर मिल जाएगा। अभिमन्यु को पता था कि अगर वहाँ उसका एडमिशन हो जाएगा तो उसकी श्रेष्ठ उपाधि की वजह से उसे एक अफसर की तरह ही ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकियों की तरह उसके परिवार को भी एक घर मिलेगा जो इस छोटे से किराए के घर से लाख गुना बेहतर होगा। और अगर किसी वजह से तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ तो अभिमन्यु, हम नहीं चाहते कि तुम खुद पे इतना दबाव डालो। मुंबई में 2 बड़ी मिलिट्री एकेडमीज हैं। अगर किसी वजह से तुम्हारा पहली वाली में नहीं हो पाता है तो तुम दूसरी में भी जा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अभिमन्यु समझ रहा था उसके पिता जो उसे कहना चाह रहे थे और उसे भी यह पता था कि पहली एकेडमी के लिए उसे एवरेज से 50 पॉइंट्स ज्यादा चाहिए होंगे, जबकि दूसरे के लिए बस एवरेज पॉइंट्स लाना ही काफी है। अगर मेरा दूसरे में भी होता है तो भी श्रेष्ठ होने की वजह से मुझे वहाँ भी एक ऑफिसर की तरह ही ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई खास अंतर नहीं है। अभिमन्यु हंसते हुए बोला, हाँ अगर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अभिमन्यु मैं फिर यही कह रहा हूँ कि खुद पे किसी तरह का दबाव मत डालो। मुझे और तुम्हारी मॉम को बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहिए और कुछ नहीं। मिस्टर खुराना ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, क्योंकि वो जानते थे कि अभिमन्यु इस वक्त अपने ऊपर कितना दबाव ले रहा है। बिल्कुल नहीं डैड, मैं अपने ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं ले रहा हूँ, वो तो मैं जवान हूँ, इसीलिए मेरे पास थोड़ी ताकत और प्रेरणा ज्यादा है। अभिमन्यु ने अपने पिता को विश्वास दिलाते हुए कहा, पर उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा था और वो ये था कि अपने एग्जाम्स के बाद जब उसे योद्धा की उपाधि मिल जाएगी तब वो अपने घर वालों को एक अच्छी जिंदगी देगा। जल्दी से सब टेबल पर आ जाओ, खाना लग गया है। मिसेस खुराना ने सबको बुलाते हुए कहा और सब अपनी अपनी जगह से उठकर टेबल की तरफ जाने लगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभिमन्यु ने टेबल लगाने में अपनी माँ की मदद करते हुए कहा, मेरा फेवरेट रोस्टेड मटन। यश ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा और अपनी व्हीलचेयर टेबल की तरफ ले आया। 4 लोगों का वो छोटा सा परिवार मजे से अपना समय बिता रहा था। अभिमन्यु के क्या है सपने और उसके पंच में कितनी है ताकत, जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी।